हेलो गाइस, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी जीके जोन में स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 9th बिहार बोर्ड का चैप्टर 2 है जिसका नाम मानव एक संसाधन है। तो इस चैप्टर का पार्ट 1 बन गया है जिसमें कुछ बताया है इस चैप्टर के बारे में हमने आगे के पेजों को। तो अब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। आपका पेज नंबर है, स्टार्ट होगा 27 से, जिसमें टॉपिक है मानवीय पूंजी निर्माण। मानवीय पूंजी के निर्माण में क्या चाहिए अथवा मानवीय साधनों का विकास। ठीक है, तो अब आज हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग भी स्टूडेंट्स बुक अपने साथ और कॉपी निकाल कर रख लें। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। मानवीय पूंजी निर्माण। तो देखिए मानवीय पूंजी क्या होता है। मानवीय पूंजी का मतलब होता है क्या, मानव के अंदर किसी काम को करने का गुण यानी कि कौशल। जब उसमें कौशल यानी स्किल, यानी कि जब उसे किसी काम के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जब उसे किसी काम के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है और उसे तकनीकी ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, तकनीकी ज्ञान दे करके उसे तैयार किया जाता है, उसमें ज्ञान दिया जाता है तकनीकी ज्ञान, तब वो क्या होता है, वो मानवीय पूंजी का रूप ले लेता है। तो मानवीय पूंजी का मतलब हो गया ज्ञान और कौशल। ठीक है, मानवीय पूंजी का मतलब क्या हो गया, ज्ञान और कौशल। जैसे टीचर क्या एक मानवीय पूंजी, डॉक्टर, टेलर, मैकेनिक, ये सारी क्या है, मानवीय पूंजी है। अब चलिए मानव, आपको हम बता दें कि मानवीय पूंजी क्या है, लिख लीजिए। तो मानवीय पूंजी क्या है, भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को, भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को मानवीय पूंजी कहते हैं। अब देखिए इसको समझिए। भौतिक पूंजी का हो गया मतलब मशीन, मान लीजिए मशीन। ठीक है, भौतिक पूंजी के अंतर्गत मशीन आता है। तो मशीन, तो भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम, देखिए मशीन तो अपने आप चलेगा नहीं, उसके लिए क्या, मानव का ज्ञान होना जरूरी है। मतलब मशीन को चलाने के लिए ज्ञान होना जरूरी है उसके पास, या तकनीक होना जरूरी है, तभी वो क्या करेगा, मशीन को चला पाएगा। तो मशीन चलाने के लिए क्या, श्रम चाहिए। ठीक है, मानव क्या श्रम के द्वारा अपना योगदान देगा। तो वही कह रहा है कि भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम, ठीक है, मानव अपना बुद्धि से ज्ञान से जो श्रम लगाएंगे उसी को क्या कहते हैं, मानवीय पूंजी कहते हैं। मानव का संसाधन के रूप में परिवर्तन। देखिए जब बच्चा जन्म होता है तो उसे तो कुछ आता नहीं है, उसे सिखाया जाता है पहले। बच्चा को जब हम सिखाएंगे तभी वो क्या, संसाधन के रूप में उसे शिक्षा देंगे, तभी वो क्या होगा, संसाधन के रूप में परिवर्तन होगा। अब देखिए मानव संसाधन के रूप में क्या क्या चाहिए मानव को संसाधन के रूप में परिवर्तन करने के लिए। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, सूचना तकनीक इत्यादि द्वारा। पूंजी के दो रूप होते हैं, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। उत्पादन बढ़ाने के लिए जब मशीन, औजार, उपकरण, फैक्ट्री की इमारतें, कच्चे माल इत्यादि का उपयोग किया जाता है तो यह क्या है, भौतिक पूंजी। परंतु जब ज्ञान कौशल के द्वारा मनुष्य का उपयोग किया जाता है तो यह क्या कहलाता है, मानव पूंजी। जिसके विभिन्न स्रोतों को नीचे वर्णन किया जा सकता है। भोजन, मनुष्य को जीवित एवं स्वस्थ रहने के लिए शरीर को भोजन देना आवश्यक होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट्स। जब मनुष्य भूखा होगा तो वह पेट भरने की चिंता के अतिरिक्त अन्य मानसिक स्तर की क्रिया नहीं कर सकेगा। जब आदमी का पेट भरा रहेगा तभी वो किसी अन्य कार्य के बारे में सोचेगा। भोजन मानव संसाधन की एक प्रमुख आवश्यकता है, प्रथम आवश्यकता है। वस्त्र, जब मनुष्य को भोजन की पूर्ति हो जाती है तो वह शरीर ढकने हेतु कपड़े की मांग करता है। मनुष्य के लिए वस्त्र भारत जैसे बदलते मौसम वाले देश में भी एक आवश्यक मांग है। यह एक अलग बात है कि ठंडी जगह में अधिक वस्त्र और गर्म अथवा सामान्य मौसम की जगह में कम वस्त्र की आवश्यकता होती है। आवास का मतलब हो गया घर। मनुष्य की तीसरी अनिवार्य मांग सर छिपाने के लिए आवास अर्थात घर है, जिसमें मनुष्य अपने आप को बदलते मौसम में सुरक्षित रख पाता है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। अर्थात मनुष्य का अच्छा स्वास्थ्य उसकी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी वो किसी काम को कर पाएगा।
और इसमें खर्च कर बढ़ोतरी करना मानव को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देना है। एक स्वस्थ व्यक्ति अन्य सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा निश्चित रूप से अच्छा काम करता है। स्वस्थ व्यक्ति और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंततः स्वास्थ्य पर व्यय मानव पूंजी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। शिक्षा मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। जब किसी को शिक्षा दिया जाएगा तभी वो किसी चीज को कर पाएगा और समझ पाएगा। शिक्षा वह माध्यम है जिससे व्यक्ति मानव पूंजी के रूप में समृद्ध होता है और बेहतर होता है शिक्षा पाने के बाद। इसलिए व्यक्ति अपने विकास और देश के विकास को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर व्यय करता है, यानी खर्च करता है। जैसे कि आपके माता पिता भी आपको पढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, आप पर व्यय कर रहे हैं, आप पर खर्च कर रहे हैं, ताकि आप एक अच्छा संसाधन बन सके, बेहतर। जिस प्रकार कंपनियां एक निश्चित लाभ को प्राप्त करने के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय करती है, जैसे नए नए मशीन लाते हैं, नए उपकरण लाते हैं, नए औजार लाते हैं, उसी प्रकार शिक्षा मानवीय पूंजी की क्षमता बढ़ाकर अधिक उत्पादन बना देता है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो अमर्त्य सेन ने शिक्षा को मानव पूंजी के रूप में समृद्ध करने के लिए प्राथमिक शिक्षा को नागरिक का मूल अधिकार बनाने में जोर दिया गया है। विगत वर्षों के आर्थिक विकास के बाद भी भारत में शिक्षकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो सकी है, जो निम्न तालिका से स्पष्ट है। प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेन करना, ठीक है। तो शिक्षा के द्वारा हम सिर्फ किताबी ज्ञान बढ़ा पाते हैं। इस ज्ञान को कौशलता के साथ जोड़ने के लिए, यानी तकनीकी ज्ञान से जोड़ने के लिए मनुष्य के विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जब किसी खास काम के लिए विशेष प्रशिक्षण यानी विशेष ट्रेंड किया जाता है, की आवश्यकता होती है, तो उसे तकनीकी ज्ञान से जोड़ते हैं। आधुनिक युग में बढ़ते हुए मांग को देखते हुए प्रशिक्षण की आवश्यकता और भी बढ़ गई है, क्योंकि हमें विश्व के बाजारों के बीच अपने को कुशल साबित करना है। भारत में मानवीय पूंजी निर्माण अथवा मानवीय साधनों का विकास। भारत के विकास योजनाओं का अंतिम उद्देश्य मानवीय पूंजी निर्माण अथवा मानवीय साधनों का विकास करना है, ताकि दीर्घकाल में आर्थिक सुधारों को सफल बनाया जा सके। देश में गत कुछ वर्षों में मानवीय साधनों के विकास में सराहनीय सफलता मिली है, जिसका पता जनसंख्या संबंधी बेहतर सूचकों, साक्षरता एवं शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर आदि से चलता है। वास्तव में जीने की औसत आयु, साक्षरता दर, जन्म तथा मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर आदि मानव विकास के सूचक है। मानवीय विकास के इन सूचकों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में मानवीय साधनों के विकास में प्रगति हुई। इसे अंग्रांकित तालिका में दिखलाया गया है। सूचना तकनीक। आधुनिक युग सूचना तकनीक का युग है। आप लोग भी जानते हैं सूचना तकनीक मानव साधन को समृद्ध करने की पूंजी। इसके आधार पर मनुष्य अपने आप को ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करता है तथा उसके तकनीक के द्वारा उत्पादन में वृद्धि करता है। सूचना तकनीक के कारण उत्पादन के क्षेत्र में सीमित पूंजी लगाकर भी मुनाफा बढ़ाने की तरकीब सीखने का मौका मिलता है। इस तकनीक के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान के लोगों को भी लाभान्वित कर सकते हैं। बिहार जैसे राज्य में भी ग्रामीण स्तर पर सूचना का लाभ लिया जा रहा है। प्रबंधन। शिक्षा का स्तर से प्रबंधन के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। उत्पादन के समस्त साधनों को जब हम एक जगह एकत्रित कर अच्छे ढंग से प्रयोग करते तो यह कुशल संगठन का परिचायक है। कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति कुशल संगठन का नेतृत्व कर सकता है और बुद्धि की कुशाग्रता प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है। अगला टॉपिक है हमारा जनसंख्या, जिसे इंग्लिश में पॉपुलेशन कहते हैं। तो आज विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? भारत का। भारत जनसंख्या के मामले में 1 नंबर पर है और चीन दूसरे नंबर पर हो गया है, जो पहले के आंकड़ों से चीन पहले नंबर पर था। जनसंख्या का अभिप्राय क्या होता है? मनुष्य की आबादी से। जनसंख्या किसी भी राष्ट्र के लिए अमूल्य पूंजी है, जो वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग करती है, अर्थात देश के आर्थिक विकास में सहयोग करती है। इसलिए जनसंख्या को साधन और साध्य भी माना जाता है, लेकिन प्रत्येक चीज की वृद्धि की एक सीमा होती है और उसका उल्लंघन करना घातक ही होता है। किसी देश के साधन संसाधन वहां के आबादी के सापेक्ष होते हैं, उसे एक अनुकूल या आदर्श जनसंख्या कह सकते हैं। परंतु विपरीत स्थिति में जब उपलब्ध संसाधन देश की जनसंख्या को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होते तो इसे जनाधिक्य कहते हैं। जनाधिक्य की समस्या से कई राष्ट्र संक्रमित है, यानी कि संसाधन वहाँ है लेकिन जनसंख्या अधिक बढ़ रहा है, जिससे वो संसाधन उन्हें
उन्हें जनसंख्या लोगों की पूर्ति नहीं कर पा रहे उतना साधन संक्रमित है। परंतु अगर भारत की बात की जाए तो यह जनाधिक्य के सबसे खतरनाक स्तर पर, जिसे जनसंख्या विस्फोट की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। आंकड़े गवाह है कि आबादी बेलगाम बेतहाशा एवं अनियंत्रित रूप से बढ़ती ही जा रही है। आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी, आज 133 करोड़ से ऊपर है भारत की जनसंख्या। तो भारत की आज़ादी के समय यानी 1947 में जनसंख्या कितना था? 33 करोड़, जो तीव्र गति से बढ़ती हुई 2001 में 102.70 करोड़, 2001 की जनसंख्या देखिए कितना है, 102.70 करोड़ हो गई है। भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों पर की जाती है। देखिए जनगणना जो होता है वो 10 साल पर होता है। जनगणना कितने? 10 साल पर। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? भारत में पहली बार जनगणना पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, लेकिन ये पूरे भारत में जनगणना नहीं हुआ था। तो पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुआ? पहली बार पूर्ण जनगणना 1881 में हुआ था। ये पूरे भारत में हुआ था और यहीं से नियमित रूप से जनगणना 10 साल पर स्टार्ट हो गया था। बिहार, तो जनसंख्या और उसके विभिन्न अवयव। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 8.28 करोड़ भारत के कुल जनसंख्या का 8.07% है। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। यानी कि बिहार जनसंख्या के मामले में जनसंख्या की दृष्टि से भारत में तीसरे नंबर पर है। 1991 में बिहार जनसंख्या भारत का कुल जनसंख्या के 10% से कुछ अधिक थी। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार देश का दूसरा बड़ा राज्य था। झारखंड राज्य बन जाने के उपरांत विभाजित बिहार की जनसंख्या में कमी आ गई है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो सबसे अधिक जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य में है। सिक्किम। बिहार जनसंख्या के मामले में भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान 3 नंबर पर आता है। बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 1991 2001 की अवधि में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 28.43% है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 21.34% से अधिक है। 1991-2001 के दशक में राज्य 22 जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर बिहार की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 28.43% अधिक रही। इनमें से नई जिला शिवहर का स्थान सर्वप्रथम था, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर 36.16% थी। दूसरी तरफ नालंदा की जनसंख्या वृद्धि दर 18.64%, जो सबसे कम थी, जो 1981 से 91 तक के दशक में 21.73%। यानी कि जनसंख्या क्या है, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। अर्थात नालंदा जनसंख्या वृद्धि दर निश्चित तौर पर घटी है। नीचे राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या एवं सबसे कम जनसंख्या वाले जिला दर्शाया गया है। तो बिहार की बात की जाए तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या बिहार के पटना में है। बिहार का पटना जिला का जनसंख्या सबसे अधिक है और सबसे कम जनसंख्या शिवहर में है आपका।
पुनः बिहार में जनसंख्या वृद्धि के अनुसार 5 सर्वाधिक वृद्धि वाले जिलों में एवं 5 सर्वाधिक कम जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों को दर्शाया गया है। अब है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। और जनसंख्या घनत्व को कैसे निकालते हैं? उस क्षेत्र में जितने लोग हैं, ठीक है, जैसे कि 10 किलोमीटर में 1000 लोग हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उस एरिया का जितना क्षेत्रफल है, यानी 10 किलोमीटर क्षेत्रफल है, तो उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो वो क्या निकल जाएगा, आपका जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल होता है। यह आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व 880 प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि 1991 में यह 685 प्रति वर्ग किलोमीटर थी। बिहार राज्य के 5 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों को नीचे दिखलाया गया है। अगर भारत में बात की जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यानी 1 किलोमीटर में सबसे अधिक लोग किस राज्य में रहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार में, यानी कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भारत में, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है? बिहार का। और यह जनसंख्या के मामले में 3 नंबर पर आता है। अब सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश। और कहेगा सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। लेकिन सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला टॉपिक है लिंगानुपात, यानी कि स्त्री पुरुष का अनुपात। लिंगानुपात या स्त्री पुरुष अनुपात से तात्पर्य प्रति हजार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। तो लिंगानुपात क्या है? प्रति हजार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। और सबसे अधिक भारत में अगर लिंगानुपात है, कहने का मतलब कि 1000 पुरुषों पर सबसे अधिक महिलाओं की संख्या किस राज्य में है, तो आपका आंसर हो जाएगा केरल। केरल में सबसे अधिक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। भारत के साथ ही बिहार की जनसंख्या की यह विशेषता है कि यहाँ स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है, यानी कि यहाँ का लिंगानुपात कम है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या है? 921, यानी 1000 से कम है। जबकि 1991 यह संख्या 907 थी, यानी और कम हो गया। बिहार का स्त्री पुरुष अनुपात भारत के स्त्री पुरुष अनुपात से कम है। राज्य के सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाले 5 जिले तथा सबसे कम स्त्री पुरुष अनुपात वाले 5 जिलों को दर्शाया गया है। बिहार की साक्षरता का मतलब होता है पढ़ा लिखे लोग, ठीक है। साक्षरता का मतलब यानी शिक्षित हो। देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी भाषा को समझने के साथ साथ उस भाषा को लिखना पढ़ना भी जानता है तो उसे क्या कहेंगे? साक्षर। किसी भी एक भाषा को समझ सकता है, ठीक है, और उस भाषा को लिखना और पढ़ना दोनों जानता है, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? साक्षर कहेंगे, यानी पढ़ा लिखा कहेंगे। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में कुल साक्षरों की संख्या इतना है, जिसमें पुरुष साक्षरों की संख्या इतना है, साक्षर महिलाओं की संख्या इतना है, अर्थात 2 साक्षर पुरुषों की तुलना में केवल 1 महिला साक्षर, यानी 2 पढ़े लिखे पुरुषों में 1 महिला पढ़ी है। 2001 में बिहार में साक्षरता दर इतना प्रतिशत यानी 47.53% है, जबकि 1991 में यह 37.49% थी। इस प्रकार पिछले दशक में बिहार की साक्षरता में मोटे तौर पर 10% की वृद्धि हुई है। फिर भारत की साक्षरता वृद्धि दर से काफ़ी कम है। भारत की साक्षरता दर 65.38% है। अब कहा जाएगा कि भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है,
तो वह है आपका आंसर केरल। कहने का मतलब कि केरल में सबसे अधिक लोग पढ़े लिखे हैं। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, ग्रामीण का मतलब गांव में रहने वाले लोग, और शहरी जनसंख्या मतलब शहर में बसने वाले आबादी। किसी भी राज्य के लिए शहरीकरण की प्रक्रिया उसके विकास की गति को बताती है। शहरीकरण से आर्थिक विकास पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है, यानी शहरीकरण एवं विकास दोनों का घनिष्ठ संबंध है। जिस राज्य का शहरीकरण जितना अधिक होगा वह राज्य विकास के क्षेत्र में उतना ही क्या होगा, आगे होगा। बिहार में शहरीकरण की स्थिति काफी नाजुक है। बिहार के जिन जिलों का शहरीकरण हुआ है उनमें पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, छपरा, गया, वैशाली प्रमुख है। जब औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों का विकास होता है तो शहरीकरण स्वतः जन्म लेती है, यानी उद्योग जब बढ़ने लगते, बिजनेस व्यापार ज्यादा होने लगते उस क्षेत्र में, तो वो क्या शहर का रूप लेने लगता है। बिहार के कुछ जिलों का शहरीकरण सेवाएं एवं शिक्षा के विस्तार के कारण हुआ है, जैसे पटना। वर्तमान में बिहार में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का अनुपात 89:11 है। बिहार में जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो बिहार में अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारणों को हम बिंदुवार रूप से इस प्रकार देख सकते हैं। तो बिहार में जनसंख्या के बढ़ने के क्या क्या कारण है, तो पहला है आपका गर्म जलवायु, संयुक्त परिवार प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा, गरीबी, परंपरागत मान्यताएं, परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता का अभाव और अन्य कारण। बिहार राज्य में अत्यधिक रूप से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपायों को बिंदुवार रूप में इस प्रकार देखेंगे, यानी जनसंख्या को कैसे कम किया जाए। तीव्र आर्थिक विकास, परिवार नियोजन, धन तथा आय का समान तथा न्यायपूर्ण वितरण, आत्म संयम, शिक्षा का प्रचार तथा प्रसार, जागरूकता, सरकारी, ये क्या है, जनसंख्या को नियंत्रण करने के ये सारे उपाय है। अब है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के अंतर्गत यह स्वीकार किया गया है कि दीर्घकालीन विकास तथा जनसंख्या में घनिष्ठ संबंध है। विकास प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना नितांत जरूरी है। इसी उद्देश्य से 15 फरवरी 2000 को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। इस नीति में समान वितरण के साथ दीर्घकालीन विकास के लिए जनसंख्या स्थिरीकरण को मौलिक आवश्यकता माना गया है। इस नीति के तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन उद्देश्य। तत्कालीन उद्देश्य के तहत गर्भ निरोध की आपूर्ति, तत्कालीन जरूरतों को पूरा करना, मूलभूत पुनर्जन्म एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य संरचना, स्वास्थ्य सेवाओं तथा समन्वित वितरण प्रणाली की व्यवस्था करना मुख्य उद्देश्य है। मध्यकालीन उद्देश्य के अंतर्गत क्या है, कुल प्रजनन दर को 2010 तक प्रतिस्थापन स्तर पर लाना है। इस प्रकार इस नीति के दीर्घकालीन उद्देश्य 2045 तक जनसंख्या को उस स्तर पर स्थिर बनाना है जो दीर्घकालीन विकास की जरूरतों, सामाजिक विकास तथा पर्यावरण सुरक्षा अनुरूप माना है। 2045 जनसंख्या को स्थिर करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में मुख्यतः निम्नलिखित उपायों की चर्चा की है। शिशु मृत्यु दर को प्रति 1030 के नीचे लाना है। मातृ मृत्यु दर को प्रति लाख 100 से नीचे लाना। चलिए इस पाठ के अब हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बना लेते हैं। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, तो भोजन, वस्त्र, मकान और शिक्षा, ये सभी है। निम्न में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है, तो अकुशलता, ये मानवीय पूंजी नहीं है। प्रो अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने पर जोर दिया, तो मूल अधिकार। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या दर कितना है, 65.4। जनगणना 2001 के अनुसार मानव की औसत आयु निम्न में से क्या है, 63.8 वर्ष। और बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो आपका हो जाएगा आंसर पटना। 2 नंबर में है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, तो पहला है कि मानव पूंजी निर्माण से सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में क्या होता है, तो वृद्धि होता है, यानी कि यह बढ़ता है, वृद्धि। 2 नंबर है डैश संसाधन उत्पादन का सक्रिय साधन है, तो मानव संसाधन। मानव संसाधन उत्पादन का सक्रिय साधन है। मानवीय साधन के विकास के लिए डैश अनिवार्य है, तो शिक्षा आपका अनिवार्य है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या डैश करोड़ थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 102.70 करोड़ है। 2001 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में 2001 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 47
प्रतिशत है, 47%। ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग इससे नेक्स्ट वीडियो में एक वाक्य में उत्तर दे आपको बताएंगे। और इस वीडियो का आप अगर कुछ नहीं आए तो डाउट है तो आप इसको कमेंट में आंसर पूछ सकते हैं क्वेश्चन को।